नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल इंद्रजाल कॉमिक्स लवर में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल इंद्रजाल कॉमिक्स लवर को सब्सक्राइब कीजिए और आनंद लीजिए पुरानी पुरानी इंद्रजाल कॉमिक्स का। तो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ अपनी आवाज़ में वेताल की एक बहुत ही पुरानी शानदार रेयर इंद्रजाल कॉमिक्स नरेशों की रहस्यमय गुफा। इसकी रीडिंग दोस्तों मैं करने जा रहा हूं। इसका अंक है दोस्तों 159। इसका अंक है दोस्तों 159 और सन 1972 में ये प्रकाशित हुई थी। आज से 54 साल पहले। उस समय इसका मूल्य था मात्र 70 पैसे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसमें 3 कहानियां हैं। महाबली वेताल। इस अंक में पहली कहानी है माणिक की खोज। फ्रांस के सागर तट पर एक सुंदरी ने एक माणिक धारण कर रखा था जो बांडारी कबीले से चुराया गया था। वेताल ने उसे वापस लाने का संकल्प किया था। माणिक की खोज। तो दोस्तों, यह है पहली स्टोरी। वेताल और कैप्टन जॉन पॉल जोन्स। यह है दूसरी स्टोरी। आपको मालूम है, हमें क्रांति युद्ध जीतने में वेताल का भी सहारा मिला था। इस जानकारी के लिए पढ़िए वेताल और कैप्टन जॉन पॉल। तीसरी कहानी है दोस्तों नरेशों की गुफा। बांडारी के राजा का देहांत हो गया। उसकी शव यात्रा का पीछा किया। यूएमयू कबीले के योद्धाओं ने उस संपत्ति की तलाश में जो कब्रिस्तान में छिपी पड़ी थी। नरेशों की गुफा। शुरू करते हैं पहली कहानी महाबली वेताल माणिक की खोज। 105 वर्ष हुए। यह कथा खोपड़ी नुमा गुफा में सुरक्षित वेताल वृत्तांत में लिखी है। बांडारी के शाही ताज की रखवाली का भार वेताल को सौंपा गया था, परंतु वह यह जिम्मेदारी निभा नहीं सका। बांडारी लोगों को डर है कि कहीं उनका शाही ताज मिल गया। बांडारी का माणिक मिल गया। ओह! एक शताब्दी बीत जाने के बाद भी अपने पूर्वज की यह असफलता खोपड़ी नुमा गुफा के नए वासी के मन में खटकती रही। हम पत्रिका के मुख पृष्ठ पर चित्र अनिद्य सुंदरी ला मार्केसा दालो का है। गले में माणिक लाजवाब पहना है। ला मार्केसा विधवा थी और विश्राम करने फ्रांस के सागर तट पर आई हुई थी। जितना सुना था उससे भी अधिक सुंदर है। होटल में ठहरी है।
ला मार्केसा अपने अमूल्य आभूषण लाई थी और उनमें सबसे अमूल्य था बांडारी का माणिक। धन्यवाद। आज रात माणिक की ज्योति निराली है। आज रात आपकी आभा के आगे सब कुछ फीका रहेगा। धन्यवाद। कई दिन से जुए में हार रही हूँ, आज जीतना ही होगा। मार्केसा होटल से जाने ही वाली होगी, फिर जुए में किस्मत आजमाने। किसी बेताल ने कभी चोरी नहीं की, भंडारी का मालिक चोरी का है, लेकिन वह उस पर अपना अधिकार समझती है। वेताल दीवार के सहारे छाया की तरह उतरता चला आया और आ पहुंचा मार्केसा के कमरे की खिड़की पर। पियरे, छिप जाओ, खिड़की में कोई है। मालिक मिल जाए तो मैं ले जाऊं, दे दूं वापस भंडारी को। नहीं, यह ठीक नहीं, मार्केसा ने नहीं चुराया। धड़ाक। शाबाश पियरे। पियरे, सारे आभूषण मिल गए, एक वही बचा जो वह पहन गई है। वेताल बेहोश पड़ा था और चोरों ने मार्केसा के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। वार किसी मझे हुए हाथ का था। लगता है चोर मुझसे अधिक चतुर थे, मुझे मात दे गए। धीरे धीरे पूरी तरह सावधान हुआ। वे हर कीमती चीज उठा ले गए, देखना है कि मालिक ले गए या नहीं। कुछ देर बाद रंगीन चश्मे वाला एक आदमी जुआ घर में आया। मैं इस कुर्सी पर बैठ सकता हूँ? यह आज्ञा आपको जुआ घर के मैनेजर से ले लेनी चाहिए। भले आदमी आपकी तरह घूर कर नहीं देखा करते। इस धृष्टता के लिए क्षमा करें, मैं वास्तव में आपके मालिक को निहार रहा था। क्षमा कर दिया, मालिक है ही सुंदर। इसकी कहानी भी अनोखी है। कहते हैं पहले यह किसी जंगली कबीले के पास था।
अब भी यह उस कबीले की ही संपत्ति है। यह खरीदा नहीं, चुराया गया था। मेरी इच्छा कुछ खाने और कुछ पीने की है। आप मेरे साथ भोजन करेंगे? मेरा ख्याल है आप होटल वापस जाएं। मेरे जासूसों ने बताया है कि आपके कमरे में चोरी हुई है। ठहरो, पूरी बात बताओ। क्या? मैं थोड़ी सी देर बाद आपसे मिलूंगा। वेताल ने फुर्ती से कार्यवाही की। एक शराब खाने में जहां लुच्चे लफंगे जमा हुआ करते थे, उसने पकड़ा। मुझे जिंदा छोड़ दो। मुझे पक्का पता नहीं जेवर किसने चुराए। आप मेरा गला घोट देंगे? बताओ, वरना मार डालूंगा। पियरे फेंचे और जॉर्जेस म्यू अभी अभी आए हैं। बड़े प्रसन्न हैं और रोकड़ पास में है। पहले फकीर जैसे थे। पियरे और जॉर्जेस का पीछा करके ही मैं आभूषणों तक पहुंचूंगा। और जॉर्जेस आनंद से झूमते हुए चले। मार्केसा के आभूषणों से उम्र रईसी में गुजरेगी। चलकर जेवरात का मूल्य आंक लें। दोनों अंधेरे रास्तों से चले जा रहे थे और वेताल उनके पीछे लगा था। बताना शुरू करो। मैं एक एक करके जेवर बताता हूं। इससे मूल्य आंकने में आसानी होगी। चोर बड़ी लगन से मूल्यांकन करने लगे। हीरे की अंगूठी, नीलम की पेन, मोती, पन्ने की अंगूठी। 7 लाख की तो एक यही अंगूठी होगी। जॉर्जेस, करोड़ों का माल मारा है। वह नकाबपोश जॉर्जेस। मार डालो। यह एक। यह दूसरा। घंटा भर भी नहीं लगा और पियरे तथा जॉर्जेस जेल में पहुंच गए और वेताल ला मार्केसा के पास पहुंचा। नकाबपोश, तुम मेरे आभूषण ले आए। बड़ा खतरा उठाया तुमने। तुम्हें क्या इनाम दूं? आप जानती हैं मैं क्यों आया हूं? मालिक को उसके असली मालिकों को वापस करना है। इस तरह 105 वर्ष बाद वह जिम्मेदारी पूरी हुई जिसे एक वेताल ने निभा नहीं पाया था। भंडारी का मालिक फिर से वहीं आ गया जहां से चोरी गया था। तो दोस्तों, यह पहली स्टोरी कंप्लीट हुई।
की रहस्यमय गुफा इंद्रजाल कॉमिक्स की दूसरी स्टोरी महाबली वेताल और कैप्टन जॉन पॉल जोन्स। प्रसिद्ध अमेरिकी नौसैनिक जॉन पॉल जोन्स एक छोटे से जलपोत का कैप्टन था और अटलांटिक महासागर तथा भूमध्य सागर में इंग्लैंड के जलपोतों के पीछे पड़ा रहता था। यह कथा वेताल वृत्तांत में लिखी है। खोपड़ी नुमा गुफा में वेताल कभी कभी अपने पुरखों के इस 400 वर्ष के इतिहास को पढ़ा करता था। और मैं गुलामों के कारवां का पीछा करते हुए सहारा के झुलसते हुए रेगिस्तान में चला जा रहा था। लिखा है 1777 का वर्ष था। अफ्रीका में अरब लोग डाके डालते थे। वेताल कारवां के पीछे पीछे चला जा रहा था उत्तर दिशा में त्रिपोली बंदरगाह की ओर। शांत शेरा, मुझे मालूम है कोई आया। उसकी बंदूक एक बार चलती है, फिर उसे भरना पड़ता है, लेकिन मेरा खात्मा पहली बार ही कर देगी छिपने की जगह। केवल पानी में पटक दे शेरा। बंदूकधारी अरब वेताल को मार ही डालता, परंतु शिकारी शेरा उसके बस का नहीं था। कुत्ता शैतान की आत है। आ नहीं शेरा, मारना नहीं इसे। आप कभी हमें नहीं सताएगा। भूमध्य सागर का बंदरगाह त्रिपोली एक जमाने से समुद्री लुटेरों का अड्डा बना हुआ था। वे जहाजों को लूटा करते थे कि वेताल वृत्तांत में आगे लिखा था। वेताल उस नगर और जलपोतों को देखता ही रह गया। ऐसा दृश्य उसने पहले कभी देखा न था। वहाँ भांडारी के योद्धा गुलाम बनाकर रखे गए हैं। उन्हें आजाद करवाना होगा, लेकिन मैं रात में ही नगर में जा सकूंगा। गुलामों का बाजार भी यहीं कहीं होगा। इसे पकड़ो ओंगरी। गुलामों का रखवाला बलवान है। धड़ाक। यह घायल न होने पाए मुस्तफी के लुटेरे। जलपोत को चलाने में पूरी ताकत इसे लगानी होगी। धड़ाक। वेताल बांडारी योद्धाओं को मुक्त कराने गया था, लेकिन उनके बीच पहुंचा तो खुद भी गुलाम बन चुका था। इसे लोग वेताल कहते हैं, चलता फिरता प्रेत। गुलामों के रखवालों के चाबुक इसे सचमुच प्रेत बना देंगे। और जोर से चलाओ, वरना मेरा चाबुक तुम्हारी धज्जियां उड़ा देगा। दूर कोई जलपोत है, अपना शिकार। सचमुच शिकार था। कैप्टन जॉन पॉल जोन्स का जलपोत था। उसमें कुछ खराबी हो गई थी। कोई केबल टूट गया लगता है कैप्टन। कैप्टन, लुटेरों का पोत आ रहा है हमारी तरफ। इसमें खेने वाले बहुत हैं, हमें अभी पकड़ लेंगे। सब लोगों को हथियार दे दो। मैं अपने पोत को लुटेरों के हाथ नहीं जाने दूंगा। लुटेरों के जलपोत का कैप्टन मुस्तफी बहुत प्रसन्न था, क्योंकि उसका शिकार बचकर नहीं जा सकता था। बाएं मोड़ो, हम उधर से धावा करेंगे
वे अपनी तोपें हम पर नहीं चला सकेंगे। सब आदमी तैयार हो जाएं। और जोर से लगाओ, यह अमरीकी पोत बचकर निकलना नहीं चाहिए। अमरीकी पोत, ये लोग आजादी के लिए लड़ रहे हैं। जब रखवाला मुझे चाबुक मारेगा मैं उसे पकड़ लूंगा। सबसे कह दो तैयार रहें। वेताल निढाल सा होकर पड़ गया तो रखवाले ने तुरंत उसे कोड़ा मारा, परंतु वेताल पड़ा ही रहा। तब रखवाला वेताल पर झपटा। तुझ में शक्ति नहीं तो जा मछलियों के पेट में। मैं धोखा। इशारे पर सारे गुलाम अपने रखवालों से भिड़ गए और त्रिपोली के लुटेरे अमरीकी जलपोत पर चढ़ गए। हम अमरीकियों का साथ देंगे। पीछे हटना पड़ेगा, लुटेरे बहुत हैं। इसी गुलाम ने सबको भड़काकर बलवा करवाया। इसकी सजा मिलेगी वेताल। इसे सजा नहीं मिलेगी। अच्छा, कैप्टन जोन्स की तलवार ठीक निशाने पर पड़ी। मर गया मुस्तफी, मर गया। हमारा भाग्य पलट गया। कैप्टन के मर जाने से लुटेरों ने हार मान ली। लुटेरे भाग रहे हैं। मेरे नकाबपोश दोस्त, तुम्हें कभी मदद की जरूरत हो तो याद रखना, कप्तान जोन्स हमेशा हाजिर है। कैप्टन जोन्स, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे और तुम्हारे देश के साथ हैं। और इस तरह वेताल बांडारी के योद्धाओं को मुक्त करा के डेंकाली वापस आया। उसे यह पता न था कि अमेरिका के एक महान नेता से उसने मित्रता जोड़ी थी। तो दोस्तों, यहाँ पर दूसरी स्टोरी कंप्लीट होती है। की रहस्यमय गुफा की तीसरी स्टोरी, नरेशों की गुफा, महाबली वेताल। बांडारी कबीले के राजा का देहांत हो गया। कबीले वालों के शोक गान डेंकाली के जंगल में गूंज रहे थे। कबीले वालों ने तुरंत वेताल को बुलवाया। मैं ताबीज से समझ गया, राजा का देहांत हो गया। चांद निकलने पर कुष्णु को पवित्र खोह में ले जाएंगे। मैं अपने बांडारी भाइयों के साथ शोक मनाने आऊंगा। राजाओं की खोह खोपड़ी नुमा गुफा से बहुत दूर थी, परंतु तूफान हवा की चाल चलता था। चलता फिरता प्रेत अब कभी नहीं चल पाएगा। मेरा तीर उसके कलेजे के पार होगा। यह यूएमयू कबीले का दुश्मन है, पर अभी इसे मारना मत। हम यूएमयू लोगों को पहले राजाओं की खोह का ठिकाना मालूम करना है। इसे मार दिया तो डेंकाली के बोनों को पता चल जाएगा।
देंकाली के जंगलों के जाने माने योद्धा बांडारी लोग अपने मृत राजा के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए उपस्थित थे। आओ महाबली वेताल, मृत्यु से पहले राजा कुष्णु ने कहा था कि तुम उनके शव के साथ चलना। उन्होंने मेरा मान किया है, मैं उनकी इच्छा पूरी करूंगा। और कई आंखें हम पर लगी हैं, ये संकेत खतरा है। शव यात्रा हथियार बंद बांडारी संतरियों के पास से गुजरी। खोह में घुसने की कोशिश करने वाला कोई भी संतरियों से बच नहीं सकता था। संतरियों होशियार, शत्रु बहुत निकट है। एक योद्धा चुपके से शव यात्रा से खिसक गया। राजाओं की आश्चर्यजनक खोह पहाड़ों के बीच छिपी हुई। बांडारी राजाओं के शव यहाँ लाए जाते हैं। खोह में बेहिसाब सोना और हीरे जवाहरात भरे हैं। बांडारी राजाओं के शव गर्मी से पकाकर सुरक्षित रखते हैं। बड़ी सफल विधि है तुम्हारी। यह काम प्रमुख ओझा करता है। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। राजाओं की खोह में थोड़े से बांडारी लोगों को आने दिया गया था। वे शोक में डूबे हुए बाहर निकले। उन्हें गुमान भी न था कि यूएमयू के तीरों का सामना करना पड़ेगा। बचाव करो। धोखा। कम से कम 50 हैं यूएमयू लोग, बांडारी कबीले के पुराने दुश्मन। वेताल घायल हो गया, करो धावा। वेताल, हमें राजाओं की खोह में ले चलो। तुम्हें तब तक जीवित रखेंगे जब तक बांडारी की दौलत नहीं लूट लेते। बांडारी ओझा राजा के शव को सुरक्षित करने के काम में लगा था। वह इसमें इतना तल्लीन था कि मौत के परखाले के कदमों की आहट भी उसने नहीं सुनी। यूएमयू हत्यारों, यह मत समझो तुम बच जाओगे। तुम मुझे चाहे मार डालना, लेकिन मेरे बाद कोई और मेरा स्थान लेगा और तुम्हें दंड देगा। चुप रहा मूर्ख। धमाक। देख लो वेताल, ये आभूषण बांडारी राजाओं के शवों के साथ रखे गए थे। ये हमारे हैं यूएमयू के। अब शव को सुरक्षित करने वाले ओझा उस चक्र को घुमाया करते हैं और शिला के सरकने पर वे उस कोने में सुरक्षित रहते हैं। यूएमयू योद्धाओं से मेरी विनती है कि उस पवित्र द्वार के पार न जाएं। हट। बांडारी लोगों के नियम यूएमयू नहीं मानते। चक्र घुमाओ, हम पवित्र द्वार के अंदर जाएंगे। बस बेताल, दरवाजा मत खोलना, वहां भयंकर आग जलती है। यहाँ कोने में भी गर्मी के मारे शरीर मानो जला जा रहा है। भी जल मरेंगे। काफी दंड मिल गया इन्हें। मैं वेताल को मार डालूंगा। अभी नहीं। ये यूएमयू वीर राजाओं की खो लूटने आए थे। इन्हें जीवित नहीं छोड़ सकते।
ये जान गए हैं राजाओं की खोह में क्या है। तुम्हें दौलत चाहिए, जाओ इसके अंदर भर लो मुट्ठियां हीरों से, मैं नहीं रोकूंगा। नहीं, यह बंदा कभी उस मनहूस जगह में नहीं जाएगा। बांडारी के राजाओं की खोह में जाने की इच्छा करने वाले इस काम को और भी खतरनाक समझने लगे। योमियो लोगों ने तो फिर कभी वहां जाने का नाम नहीं लिया। तो दोस्तों, यह है तीसरी स्टोरी कंप्लीट होती है। नरेशों की रहस्यमय गुफा की यह है चौथी स्टोरी, कायर शिकारी। गोरा शिकारी नेशन क्रूर व्यक्ति था, परंतु उसने 2 विदेशी शिकारियों में से एक की योजना सुनी तो वह भी हैरान रह गया। बात सीधी सी थी। यह फूफू है, मेरा पालतू चीता। चोर उचक्के इसके कारण पास नहीं फटकते। आप लोगों को बता देना चाहिए था। मैं यहीं तो कह रहा था देसन, यह डरपोक अभी बेहोश होकर गिर जाएगा। पिस्तौल भी नहीं चलती। नेसन, बैठ जा फूफू। आप ठीक है ना बक्सटन साहब? यह बंधा हुआ है। ओह, समझा। यह है नेसन, मैं स्वभाव से कायर हूं। विमानों से, जानवरों से मुझे डर लगता है। मैं कभी किसी से नहीं डरता बक्सटन। जानवरों से मुन भी नहीं डरता बक्सटन। तुम दोनों में बड़ा फर्क है। वह भय से कोसों दूर है और बलवान भी। उसे खुद अपने साहस का अंदाजा नहीं। स्कॉट मुंज ने अपनी कंपनी के अध्यक्ष के लिए योजना बना रखी थी और उस रात उसने अपनी योजना नेसन को बताई और जंगल वालों ने मुझे बताया कि वह दिखता है जहरी, वास्तव में जहरी नहीं होता। मैंने बक्सटन के तंबू में छोड़ दिया है। तुम्हारे दिल नहीं पत्थर हैं मुंज। मैं उसे उसके भय से मरवा दूंगा और फिर उसने जो संपदा बनाई है उसका मालिक मैं हूंगा। अजीब है, वह सूरज से तो ऐसा नहीं लगता कि संपदा बना सके। इसमें वह बड़ा कुशल है नेसन। वह सुनो। सांप, यह तो जहरी है। धाय, धन्यवाद नेसन, मैं तुम्हारे ही पास आ रहा था। मौसम बिगड़ रहा है, लगता है बारिश तूफान आएगा और हमारा डेरा नदी के सूखे हुए पाट में लगा है। नदी में बरसों से पानी नहीं आया बक्सटन, और इन बातों की चिंता तो मुझे है। बरसात आई और ऐसी आई कि 2 घंटों में 11 इंच पानी पड़ा। जंगल में जल ही जल हो गया। यहां से हमें निकालो नेसन। गाड़ी चलती नहीं मुंज। बंदूकें और बहुत सारी गोलियां लेकर पैदल ही जाना होगा। किसी तरह उस बाढ़ में चले तीनों का मन धक धक कर रहा था। चिल्लाते क्यों हो नेसन? सांप छोटा सा है। मूर्ख, छोटा तो है लेकिन इसका कांटा पानी नहीं मांगेगा। पिस्तौल मुझे दो मुंज, जिम्मेदारी मेरी है। दूर रह नेसन, तू बक्सटन से भी बड़ा डरपोक है। आगे जमीन ऊंची है, चले आओ मेरे पीछे।
अब क्या करें नेसन? मैं क्या बताऊं, हम सब मारे जाएंगे, मैं मरना नहीं चाहता। बक्सटन ने उन्हें ऊंची जमीन पर पहुंचाया, फिर तीनों को घेर कर कांटों की बाड़ बना दी और आग भी जलाई। अगले दिन उन्हें ढूंढने विमान आए तो उसने उन्हें संकेत किया, हेलीकॉप्टर हमें लेने आया है। बाद में दोनों ही भय से अनभिज्ञ थे, लेकिन मैं हमेशा किसी न किसी चीज से डरता आया हूं, इसलिए मैं उसे झेल सकता हूं। यानी तुम्हारे अंदर भय को झेलने की शक्ति आ गई है, जैसे चेचक के टीके से आ जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर यह तीसरी स्टोरी भी कंप्लीट होती है।